नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार मीना कस्तूरी देवी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये हमारी जो क्लास है ये बीए सेकंड ईयर बीए द्वितीय वर्ष की क्लास है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम द्वितीय वर्ष की क्लास में कौन सा मध्यकालीन भारतीय इतिहास रीड कर रहे हैं। देखिए, हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अभी तक जो है हमने गुलाम वंश को पढ़ा है। गुलाम वंश के बाद मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से खलजी क्रांति होती है। हम इससे पहले की क्लास में मैंने आप सभी को बताया था कि क्या था खलजी क्रांति। देखिए, खलजी क्रांति जो था वह मैं समझता हूँ समझ गए होंगे, फिर भी एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। गुलाम वंश के पश्चात जो मध्यकालीन भारत में जो हमने सल्तनत काल पढ़ा, सल्तनत काल में हमारा जो अगला वंश था वह कौन सा था? खिलजी वंश था। और खिलजी वंश का सबसे बड़ा साम्राज्यवादी पूरे सल्तनत काल का, न केवल मध्यकाल का बल्कि पूरे सल्तनत काल का सबसे बड़ा साम्राज्यवादी शासक था अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और युद्ध कला में पारंगत था। यह जो है इसमें उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी अपने एक वास्तविक रूप से जो एक साम्राज्य जिसे कहा जाता है सल्तनत काल का जो साम्राज्य कहा जाता है उसका अत्यधिक विस्तार जो यदि किसी के काल में हुआ तो वह कौन था? वह था अलाउद्दीन खिलजी। और न केवल साम्राज्य विस्तार, इसके साथ साथ क्या है कला साहित्य इमारतों का निर्माण, नई नई विधियों का निर्माण, नए नए प्रांतों को दिल्ली सल्तनत में मिलाए जाने के कारण आदि सभी के कारण इस जो यह है जो वंश है इसके लिए हमने खिलजी क्या कहा? इसको खिलजी क्रांति कहा। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो तुर्क था, जो गुलाम वंश थे, उनकी एक परंपरा को तोड़ा और नया वंश कौन सा लाए? खिलजी वंश लाए। तो जैसे ही यह अपने चाचा जो था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की ये क्या करता है? कड़ा में बिहार मानिकपुर में मिलता है और वहां उसकी हत्या कर देता है। उसकी हत्या के पश्चात सबसे पहला काम ये क्या करता है? भूतपूर्व जो शासक था उसका पुत्र अरकली, उसका पुत्र कौन था? अरकली, उसकी हत्या कर देता है। सबसे पहला काम क्या करता है? अरकली की हत्या कर देता है। उसके बाद बलबनी जो अमीर थे उनकी हत्या कर देता है। और उसके बाद जलाली अमीर थे, जलाली अमीर, इन तीनों को यह नष्ट कर देता है। इन तीनों पावर्स को, इन तीनों शक्तियों को यह, क्योंकि यह खुद क्या था? यह खुद क्या धोखे से बना था। देखिए, जो व्यक्ति चोर होता है उसको सब चोर दिखता है। तो ऐसी ही स्थिति अलाउद्दीन खिलजी के साथ आई थी। अलाउद्दीन खिलजी को पता था जब तक जो ये वंशज भूतपूर्व शासक का वंशज विद्यमान है कभी भी उसके खिलाफ विद्रोह खड़ा हो सकता है। और उसने क्या किया? अरकली की सबसे पहले अरकली की हत्या की। फिर बलबनी और जलाली अमीर, जितने भी जो बलबनी और जलाली अमीर थे, वह अमीर वर्ग थे जो उसको लगता था कि ये मेरे विद्रोह कर सकते हैं मेरे खिलाफ, उन सभी का इन्होंने क्या किया? इन सभी को इन्होंने दमन कर दिया या इनकी हत्या करके इनको समूल नष्ट कर दिया। क्लियर बात? आगे देखते हैं। देखिए, अब अलाउद्दीन खिलजी का कोई भी प्रतिरोध करने वाला नहीं था। तो ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी का जो महत्वपूर्ण जो उद्देश्य थे स्टेब्लिश होने के बाद उसने दो उद्देश्य रखे। और दो उद्देश्य कौन से रखे? एक उद्देश्य तो उसका था नवीन धर्म का प्रारंभ करना। पहला उद्देश्य, प्रथम योजना कौन सी रखी उसने? नवीन धर्म का प्रारंभ करना। और दूसरी उसकी थी विश्व विजय की योजना, जिसके लिए वह क्या कहलाया? सिकंदर सानी। वह अपने आप को क्या कहलाना चाहता था? सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय। किंतु देखते हैं क्या होता है। देखिए, इसका एक वजीर था, वजीर ने उसको, चूंकि ये महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, सिकंदर जो विश्व विजेता था उससे जबरदस्त प्रेरित था। और यह जिस हिसाब से जिस साम्राज्यवादी गतिविधियां, जिस हिसाब से उसका साम्राज्य मानसिकता थी, तो यह क्या लगातार युद्ध करने में विश्वास रखता था और यह संपूर्ण विश्व विजय की योजना बनाना चाहता था और एक नवीन धर्म को प्रारंभ करना चाहता था। तो दोनों योजनाओं को इसका एक वजीर था जिसने उसको समझाया। वजीर ने क्या कहा? वजीर ने इसको समझाया कि विश्व विजय हम बाद में करेंगे, आप बाद में करिएगा। सबसे पहले इस्लाम का प्रसार और दूसरा आप भारत विजय की योजना बनाओ। पूरा जो भारत है उसको, सल्तनत काल है हमारा, सल्तनत जो है उसमें पूरी भौगोलिक इकाई हमारे अंडर में आनी चाहिए। तो इसके लिए उसने दो योजनाएं बनाई, उत्तर भारत विजय और दक्षिण भारत की विजय। तो देखिए किस प्रकार से ये करता, यह इसके शासन, इसमें
सब कड़ा और मानिकपुर में अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। इसने क्या किया, कड़ा मानिकपुर में ही अपने आप को उसके चाचा की हत्या करके सुल्तान घोषित कर दिया। किंतु इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ, लाल महल, बलबन के लाल महल दिल्ली में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार वन वर्ड में आईएएस में आरएएस में कई जगह पूछा हुआ है। तो कहाँ इसने, अगर सुल्तान अपने आप को कहाँ का, ये चूंकि कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था, तो ये इसने क्या किया, इसने अपने आप को कहाँ सुल्तान घोषित कर दिया, कहाँ पर, कड़ा और मानिकपुर में। और यदि राज्याभिषेक की मैं बात करता हूँ तो राज्याभिषेक इसका कहाँ हुआ था, बलबन के लाल महल में राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, इज दैट क्लियर। आगे है, देखिए इसने जो इसके साथ दो व्यक्ति थे, इसके टाइम पीरियड में दो व्यक्ति मशहूर थे, अमीर खुसरो और इसामी। आपने नाम सुना होगा अमीर खुसरो और इसामी। तो ये दोनों अमीर खुसरो और इसामी, ये इसको क्या कहते हैं, यह अलाउद्दीन खिलजी एक भाग्यवादी व्यक्ति था। तो किसने कहा इसको भाग्यवादी व्यक्ति, अमीर खुसरो और इसामी के द्वारा इसको क्या कहा गया है, भाग्यवादी व्यक्ति कहा गया है। आगे बात करते हैं, यह एकमात्र व्यक्ति है जिसके सल्तनत काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण का इसको सामना करना पड़ा। कितनी बार हुए, 6 आक्रमण इसके टोटल, इसके शासनकाल में 6 आक्रमणों का इसको सामना करना पड़ा है। इसके शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण होते हैं, और कितने मंगोल आक्रमण होते हैं, सर्वाधिक 6 मंगोल आक्रमणों का इसको सामना करना पड़ा है। किंतु यह वह व्यक्ति है जिसने मंगोल आक्रमण का रक्त और लोह की नीति के चलते, रक्त और लोह की नीति को अपनाया, और रक्त और लोह की नीति के चलते इसने मंगोलों का सफलतापूर्वक सामना किया। तो इसके लिए इसने क्या किया था, इसके लिए इसने सीरी के दुर्ग, एक सीरी का जो अपनी राजधानी, उसने एक नवीन राजधानी बनाया था जिसका सीरी नाम रखा, सीरी को अपनी नवीन राजधानी घोषित किया, और रक्त और लोह की नीति के चलते यह मंगोल आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना कर सका। इज दैट क्लियर। आगे चलते हैं, देखिए यहां तक हो गया मामला। अब इसकी बात है विजय, साम्राज्यवादी विस्तार। क्या था साम्राज्य, मैंने आपको बताया अलाउद्दीन खिलजी जबरदस्त साम्राज्य व्यक्ति था, सल्तनत काल का सबसे बड़ा साम्राज्य व्यक्ति था। साम्राज्य विस्तार में यह विश्वास रखता था, निरंतर लड़ाइयों में यह विश्वास रखता था। और बाकी की बात देखिए कि इसके लिए इसको निरंतर एक ऐसे लड़ाके, ऐसे युद्ध में पारंगत व्यक्ति भी मिले। तो सबसे पहले इसने कहाँ किया, गुजरात पर आक्रमण 1298 में किया। इसका पहला आक्रमण गुजरात पर आक्रमण हुआ। गुजरात पर इस समय कौन था, बघेल राजपूत राजा करण का शासन था, बघेल राजपूत राजा करण का शासन था। और यह गुजरात को बड़ी आसानी से गुजरात पर विजय कर लेता है। और यहाँ इसको कैम्बे में कौन मिलता है, मलिक काफूर। यहाँ में कैम्बे में इसको मिलता है मलिक काफूर। मलिक काफूर जो है, यह वह व्यक्ति है जिसने इसको पूरा दक्षिण भारत जीत कर दिया। मलिक काफूर कौन था, यह वह व्यक्ति था जिसने इसको क्या, कैम्बे में यह इसकी प्राप्ति होती है, इसको मिलता है कैम्बे में। यह एक दास था, गुलाम था, और क्या ट्रांसजेंडर व्यक्ति था। और यह क्या किया था, यह इसने इसको पूरा दक्षिण भारत का, जो पूरा दक्षिण भारत की विजय था, उसका श्रेय सेनानायक मलिक काफूर को जाता है। तो इसके पश्चात 1298 के पश्चात इसका नेक्स्ट आक्रमण जो करता है, यह रणथंबोर विजय। रणथंबोर आप सभी जानते हैं, 1301 में रणथंबोर पर आक्रमण करता है। 1301 पे क्या करता है, रणथंबोर पर आक्रमण करता है। रणथंबोर पर आक्रमण करने के पीछे कुछ राजनीतिक उद्देश्य थे इसके, क्योंकि इससे पहले जो इसका चाचा था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के समय रणथंबोर का जो शासक था, वह क्या करता है, रणथंबोर का शासक उसके जो मंगोल आक्रमणकारी थे उनको शरण दे देता है, अपने यहाँ राजनीतिक शरण दे देता है। और मांगने पर वह उसको नहीं देता है, वापिस नहीं देता। वह कहता है कि जो उसका जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था, उसने आक्रमण भी किया था, जो रणथंबोर का किला था उसको विजित नहीं कर पाया था। उसने रणथंबोर के किले पे आक्रमण किया, आक्रमण भी किया। और आक्रमण करने के पश्चात क्या होता है, आक्रमण करता है, वह विजित नहीं कर पाता है। तो वह क्या कहता है, फ्रस्ट्रेशन में क्या कहता है कि ऐसे जो किले हैं, इस प्रकार का किला है, मैं इस प्रकार के किले को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यह कोटेशन किस किले के लिए कही गई है। तो ऐसी स्थिति में वह वहां से पराजित होकर वह वापिस चले जाता है। तो दो कारण थे रणथंबोर पे आक्रमण करने के। एक तो क्या था, वह अपने चाचा का बदला, अपने जो गयासुद्दीन फिरोज शाह खिलजी अपने वंशज थे उनका बदला लेना चाहता था। और दूसरा राजनीतिक कारण क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी के मंगोल विद्रोहियों को वो वापिस नहीं कर रहा था रणथंबोर
का शासक और वह उसको राजनीतिक शरण दिए हुए था। तो और तीसरा एक कारण यह था कि इस रणथंभौर की भौगोलिक और सामरिक महत्व। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो था मैंने आपको पहले ही बताया कि वह विश्व विजय योजना करना चाहता था, लेकिन उसके लिए पहले उसने भारत विजय की योजना बनाई और दिल्ली रणथंभौर से ज्यादा दूरी पे नहीं था और यह रणथंभौर का जो किला था वह बड़ा शक्तिशाली किला था। इसका सामरिक महत्व था क्योंकि दक्षिण भारत में जाने का ये मार्ग एकमात्र मार्ग था। तो ऐसी स्थिति में रणथंभौर को विजिट करना उसके लिए, राजस्थान में अगर उसको कहीं ना कहीं अपना स्टेब्लिश करना था, पैर जमाने थे, तो रणथंभौर के किले को जीतना उसके लिए मस्ट था और वह 1301 में यह कार्य पूर्ण कर देता है। 1301 में वह रणथंभौर के किले को विजिट कर लेता है और यह एकमात्र किला था जिसको वह प्रशासन की डायरेक्ट इकाई में शामिल करता है। इस एकमात्र राजस्थान का यह रणथंभौर का किला रणथंभौर की प्रशासनिक इकाई थी जिसको वह डायरेक्ट दिल्ली के नियंत्रण में रहता है, जबकि बाकी थे चित्तौड़ को वह डायरेक्ट नहीं लेता, इसको वह अधीनता में लाता है, अधीनता में लाके उसको वापस दे देता है और अधीनता की एकमात्र पहला सुल्तान था। इस जो ये बात भी है जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन एकमात्र पहला मुस्लिम सुल्तान था जिसने जो हिंदू शासक थे उनको अधीन बनाया और उनकी जो सल्तनत थी, उनका जो राज्य था उसको अपने जो दिल्ली की सल्तनत थी उसमें ना मिला के, शामिल ना करके उनको अपने अधीनता में किया। इस स्थिति में कई विद्वान उसकी अकबर से तुलना भी करते हैं। तो आगे चलते हैं। तो रणथंभौर हो गया। रणथंभौर के बाद 1303 में वह चित्तौड़ अभियान करता है। 1303 में क्या करता है? रणथंभौर विजय के पश्चात अलाउद्दीन जो खिलजी है वह चित्तौड़ का अभियान करता है। चित्तौड़ अभियान की क्या विशेषता है? देखिए चित्तौड़ अभियान में वह चित्तौड़ को विजिट करता है और सबसे पहले यह क्या थी, एक नवीन विजय थी। यह मुस्लिमों के लिए या तुर्कों के लिए जो तुर्क डायनेस्टी थी, मुस्लिम डायनेस्टी थी, सल्तनत डायनेस्टी थी, उसके लिए यह क्या थी, एक नवीन विजय थी। इससे पहले चित्तौड़ को किसी के द्वारा विजित नहीं किया गया था और इसका नाम बदल के वह अपने पुत्र के नाम पे खिजराबाद रख देता है। क्या रख देता है? खिजराबाद रख देता है। इसके अलावा इसकी एक कहानी और है। एक कहानी आपने राणा पद्मावती की पढ़ी होगी, अभी एक मूवी भी बनी थी इस पे, पद्मावती के नाम से एक मूवी आई थी, काफी विवादास्पद मूवी रही थी। राणा रतन सिंह की वाइफ थी ये एक काल्पनिक चरित्र है जो पद्मावत में रचित किया गया था। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, जब भी टॉपिक यह आएगा तब बात करेंगे। तो यह क्या करता है, हाँ कुछ मतलब इतिहासकार थे जो कहते हैं कि वो जीवित काल्पनिक चरित्र नाव के जीवित चरित्र था। तो इस पे ये भी एक कारण बताया जाता है कि पद्मावती को प्राप्त करने के लिए उसने यहाँ पे आक्रमण किया था। तो 1303 में वह इसको चित्तौड़ अभियान को कर लेता है। चित्तौड़ अभियान को करने के बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है इसके साथ चित्तौड़ अभियान पे। देखिए ये बात यही गलत साबित हो जाती है। अगर रानी पद्मावती की कथा सत्य होती तो ये अमीर खुसरो सो नहीं रहा होता। अमीर खुसरो कहीं भी अपने उल्लेख, कहीं भी अपने जो वृत्तांत देता है उसमें रानी पद्मावती का उल्लेख नहीं करता है। वह इसको साम्राज्यवादी विस्तार की योजना के तहत ही विजय मानता है और इसका उल्लेख कौन करता है? पद्मावती का पद्मावत में किया जाता है। जबकि अमीर खुसरो जो था ये इस सैन्य अभियान का आंखों देखा वर्णन करता, आंखों देखा हाल बयां करता। इस सैन्य अभियान में अमीर खुसरो इसके साथ उपस्थित था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा विद्वान चित्तौड़गढ़ के अभियान में अमीर उसके साथ अलाउद्दीन खिलजी के साथ था, तो कौन था? अमीर खुसरो। आगे चलते हैं। अब बात आती है, ये उत्तर भारत के प्रमुख जो राज्य थे उनको विजिट कर लिया है, डेट्स वगैरह ध्यान रख लीजिएगा आप। आगे चलेंगे। दक्षिण भारत पर उसका पहला अभियान तेलंगाना पर होता है। दक्षिण भारत पर उसका पहला अभियान जो था, दक्षिण भारत है, साउथ इंडिया है, वह पहला, देखिए अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल का पहला व्यक्ति था जो विंध्याचल को पार करके दक्षिण भारत पर आक्रमण करता है। क्या था? दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान था जो विंध्याचल पर्वत को पार करके विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को पार करके कहां जाता है? दक्षिण में जाता है और दक्षिण में पहला आक्रमण तेलंगाना पर करता है। तेलंगाना का शासक कौन है? प्रताप रुद्रदेव। तो प्रताप रुद्रदेव क्या करता है? यह एक से अपनी सोने की मूर्ति बना के उसमें जंजीर डाल के उसके पास भेज देता है और उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेता है। देखिए हमारे शासकों की ये कायरतापूर्ण हरकतें
जो इन्हीं की वजह से भारत को गुलामी की जंजीरों बेड़ियों में जकड़ा रहा इतना जो एक लंबा टाइम था। यदि यहाँ यह इसका विरोध करते तो हो सकता है अलाउद्दीन खिलजी को कहीं ना कहीं विरोध का सामना करना पड़ता, लेकिन ये क्या करता है, सोने की जंजीर में अपने साकड़ों में बनी हुई बेड़ियों में जकड़ी हुई एक मूर्ति भेजता है और अलाउद्दीन उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेता है और अतुल्य धन संपत्ति भेजता है, जिसमें ये विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा का नाम आप सभी ने सुना होगा। कोहिनूर हीरा आज भी भारत सरकार के लिए विवाद का प्रश्न है, क्योंकि ये ब्रिटिश अधिकार में है, ब्रिटिश अधिकार में है और भारत सरकार बार बार समय समय पर इस पर अपना अधिकार जताती रही है। और यह विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसको देता है, मलिक काफूर को, मलिक काफूर को यह विश्व प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को दिया जाता है। मलिक काफूर जो था, मलिक काफूर कौन था, मलिक काफूर मैंने बता दिया गुजरात अभियान में कैंपे से यह इसको मिला था, जो अलाउद्दीन खिलजी का महान सेनानायक था जिसने पूरा दक्षिण भारत उसको जीत कर दिया था। इसका दक्षिण भारत में उसका उद्देश्य एक ही रहा था, धन लूटना। दक्षिण भारत में जो उसका प्रमुख उद्देश्य था, दक्षिण भारत को लूटने का प्रमुख उद्देश्य कौन सा था, धन को लूटना, धन को लूटना, धन प्राप्ति की इच्छा से वह दक्षिण भारत में जाता है। और दक्षिण भारत के दो और राजे थे, देवगिरी और होयसर, तो रामचंद्र देव और बल्लाल देव। यहाँ के शासक कौन थे, रामचंद्र देव और बल्लाल देव। यहाँ के दो शासक थे, रामचंद्र देव और बल्लाल देव। ये दोनों शासक दिल्ली में उसके समक्ष उपस्थित होते हैं और उपस्थित होते हैं और उपस्थित होकर अपनी अधीनता को वो स्वीकार कर लेते हैं, अपनी अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। रामचंद्र देव और बल्लाल देव को अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, रामचंद्र देव और बल्लाल देव को अधीनता को स्वीकार कर लेता है और उनके जो राज्य थे वो उसको वापिस ही लौटा देता है। अब एक बात और, पांड्य राज्य, पांड्य राज्य एकमात्र दक्षिण भारत का ऐसा स्टेट था, ऐसा सल्तनत था, ऐसा राज्य था जो अलाउद्दीन खिलजी को, पांड्य राज्य अलाउद्दीन खिलजी की ना अधीनता स्वीकार करता और ना ही उसको किसी प्रकार का धन देता है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए दक्षिण भारत का ऐसा कौन सा राज्य था जो अधीनता स्वीकार नहीं करता, तो पांड्य राज्य इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसपे हमने डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैंने पहले भी बोला है, मैं यहाँ जो लिखता हूँ वो प्रत्येक लाइन क्वेश्चन है, यहाँ जो मैं उतारता हूँ वो प्रत्येक लाइन क्वेश्चन है। आते ही उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे से कुछ बच्चों ने बोला था कि सर आप तो थोड़ा देर उसका स्क्रीनशॉट जो है उसको या तो लिखवा दो, तो बेटा वो इसीलिए लिखता हूँ मैं कि आप लोग उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट आप कर लो, वो सारे पॉइंट क्वेश्चन ही है, ठीक है। अब मुझे अच्छा लगा कि अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे आप लोगों का, बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहूँगा ऐसे ही आप लोग मेरे उत्साहवर्धन करते रहिए। मेरा जो आप लोगों के जो भी पॉजिटिव कमेंट आते हैं, नेगेटिव कमेंट आते हैं, उससे मेरा जो उत्साह है वो बढ़ता है और मैं अपनी जो ये क्लास है इसको बेटर से बेटर आप करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मैंने बताया ये अपना जो कस्तूरी देवी महाविद्यालय है वो एक प्रयास कर रहा है आपके घरों तक पहुँचने का, घर पे बैठे बैठे शिक्षा को पहुँचाने का एक ये जो ऑनलाइन क्लासेज है ये माध्यम है। क्योंकि स्थितियाँ अभी हमारी ऐसी नहीं है कि हम फेस टू फेस से हम एक दूसरे के सर को फेस टू फेस करके हम जो आई टू आई कनेक्ट करके हम पढ़ पाए, लेकिन ठीक है जैसे भी जो भी परिस्थितियाँ है उस परिस्थिति का हम सामना करेंगे और जो भी कंडीशन है हमारे पास उस कंडीशन में हम आगे बढ़ेंगे। तो कल इसमें हम देखेंगे जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या था, इसकी सैन्य सुधार क्या थे, बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या थी, तो इसमें हम आगे चलेंगे। अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बट फिर मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप जो आपकी LP शर्मा मध्यकालीन भारत, BL गुप्ता पेमाराव मध्यकालीन भारत, ये दोनों बुक्स कोई सी भी किताब आप ले सकते हैं, अपनी लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है। आप मेरे साथ निरंतर इस किताब को जो बुक्स है आप उसको जो भी मैं टॉपिक पढ़ा उसको बार बार रिपीट कीजिए। मैं आपको कमिटमेंट हूँ, बिल्कुल कमिट करता हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको बिल्कुल भी लगेगा नहीं कि आप महाविद्यालय में नहीं आ रहे, बैठे बैठे आप तक हम पहुँच रहे हैं। धन्यवाद।